चलो स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। अब देखो, फंक्शंस को स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था ट्रिगोवन। ट्रिगोवन ट्रिगोवन के अंदर जो पढ़ा था आपने आपने पढ़ा था साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा, और जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन सब के बारे में, कोसेक थीटा तक। या कभी कभी आपने इस टाइप से भी पढ़ लिया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या इसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस भी आपने पढ़ लिए थे, राइट। इनके बारे में डिटेल देखा था आप लोगों ने, वहां पे ग्राफ भी बना के देखे थे आप लोगों ने, इनके ग्राफ भी देख लिए थे हमने। फिर आपने ट्रिगो वन के बाद में पढ़ा था क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बोले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने आपको समझाया था डिफरेंस क्या होता है इक्वेशन में और एक एक्सप्रेशन में। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, इसका भी ग्राफ आपने देखा था। फिर आपने देखे थे चैप्टर्स जिसके अंदर आपने पढ़ लिया था मॉडुलस, राइट। मॉडुलस पढ़ लिया था, जिसके अंदर आपने एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप के देखे थे। लॉग पढ़ लिया था, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा था, जो हमारे पास कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने, इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस वाले में। ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, या इस टाइप के कुछ एक्सप्रेशंस आपने पढ़े थे, है ना। तो ये जो सारी चीजें आपने पढ़ी थी, और इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक चीजें आपने पढ़ी थी, जैसे कि आपने पढ़ी थी इनइक्वालिटीज, राइट। आपने पढ़ी थी इनइक्वालिटीज, जो इन सबको सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर रही थी। तो ये जो सारी चीजें आपने पढ़ी थी, ये सारी चीजें आपने फंक्शन की तैयारी करी थी, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो साइन थीटा, इट्स ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इट्स ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या ऐसे जो भी एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होंगे वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, और यू कैन से इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। और इनइक्वालिटी जो आपने पढ़ी थी वो तो पूरी की पूरी बेसिक थी आपके पास। तो ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी थी ये फंक्शंस की तैयारी ही थी, आप ऐसा बोल सकते हो, ये सारे फंक्शंस ही हैं, ठीक है। बट अब ये फंक्शन क्यों है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें अब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब मैं एकदम बेसिक से चालू कर रहा हूँ, फंक्शंस डिफाइन कर रहा हूँ कि फंक्शन होता क्या है, कैसे हम इसके बारे में सोचेंगे, और फिर वापस वन बाय वन इन सारी जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी बातें इन सब के लिए भी मैं वापस से करने वाला हूँ, और फिर इनके और डिटेल में घुसेंगे बाद में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शंस का मतलब क्या होता है। तो सपोज सेट ए है कोई आपके पास, है ना। सेट ए है, सेट के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में थोड़ी बहुत बातें करी ही है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और एक सपोज सेट बी है, आपके पास 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है सपोज, ठीक है। सेट ए और सेट बी को मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मान लो मैंने सपोज ये सेट ए के लिए रिप्रेजेंट किया, जिसके लिए अंदर एलिमेंट मैंने लिख दिए ये, ठीक है। दिस जस्ट वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, एंड सपोज दिस इज सेट बी। 11, 12, 13, 14 और 15, ये सेट ए है और ये सेट बी है। और मैं यहां पे इसको नाम दे देता हूं इनपुट, और ये मैं ले लेता हूं आउटपुट।
इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर मैं इनपुट 1 ले रहा हूं, अगर मैं इनपुट 1 ले रहा हूं तो मेरे पास आउटपुट सपोज 11 आ गया, या इनपुट 2 ले रहा हूं, आउटपुट मेरे पास 12 आ गया, इनपुट 3 ले रहा हूं, आउटपुट मेरे पास 14 आ गया, इनपुट 4 ले रहा हूं, आउटपुट मेरे पास 15, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, 3 ले रहा हूं, आउटपुट 13 आ गया, 4 ले रहा हूं, आउटपुट मेरे पास 14 आ गया। ठीक है, अब ये आउटपुट, इनपुट और आउटपुट का फंडा क्या हुआ? तो फंडा आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि यार मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया x+10, ठीक है, x+10 ले लिया। जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू आपको 1 पुट करी तो x+10 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। जब इसकी 2 वैल्यू ली तो इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी, 3 लिया 13 आ जाएगा, 4 लिया 14 आ जाएगा, राइट। और इसको जो, ये जो एक्सप्रेशन लिया, इसमें x की वैल्यू इनपुट में डाल दी, ये मैंने इनपुट में डाल दिया, और ये जो वैल्यू है मेरे पास ये आउटपुट में मिल गई मुझे, और मैंने इसको नाम दे दिया f(x). क्या नाम दे दिया? f(x). अब f(x) नाम दे दिया तो यहां पे अगर मैंने ये f(x) इज इक्वल टू x+10 लिया तो सेट a जो है मेरे पास वो मेरे पास इनपुट सेट है, सेट b जो है मेरे पास, सेट b जो है मेरे पास वो आउटपुट सेट है। तो अगर मैं x की जगह 1 डालता हूं, जो कि यही वाला केस है, तो मुझे f1 मिलेगा, और f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1+10 विच इज इक्वल टू 11, ये मिल गया। सिमिलरली f2 अगर मुझे डालना है, या f3 निकालना है, या f4 निकालना है, तो 12, 13 एंड 14 मिल गया। 1+2+10, 3+10, 4+10, और एक जो आउटपुट है, मतलब बी में एक और एलिमेंट था 13, 15, ये 15 आउटपुट में नहीं आया। ठीक है, ये 15 आउटपुट में नहीं आया। तो हमने क्या बोला? हमने इसको बोल दिया कि भाई ये एक एक्सप्रेशन था, या ये एक फंक्शन था फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू बी, मतलब एक फंक्शन था जो कि ए टू बी था, वेयर ए जो है ये इनपुट सेट है और बी जो है ये एक आउटपुट सेट है। मतलब जब भी आप ये जो पहला सेट लिख रहे हो इसको आप इनपुट सेट मानने वाले हो कि जितने भी इनपुट हैं वो यहां से आने वाले हैं, वो जितने भी आउटपुट होने वाले हैं वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। दिस इज फंक्शन फ्रॉम ए टू, ठीक है। तो मेनली फंडा ये है कि एक एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला है कुछ इस टाइप का, जैसे ये इसने किस तरीके से काम किया, इसने एक फंक्शन की तरह काम किया। दिस इज फंक्शन इन एक्स, ठीक है, दिस इज फंक्शन इन एक्स। कहीं कहीं आपको ये इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा y इज इक्वल टू x+10। तो इसमें x जो है वो इनपुट है और y जो है वो आउटपुट है, और फंक्शन f जो है, f को मैं कभी इस तरीके से भी शो कर सकता हूं कि ये तो मैंने पिक्टोरियल तो रिप्रेजेंट किया ही किया था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि यार जब 1 इनपुट आप डाल रहे थे तो 11 आउटपुट आ रहा था, 2 इनपुट आप डाल रहे थे तो 12 आउटपुट आ रहा है, या 3 इनपुट डाल रहे थे तो 13 आउटपुट आ रहा है, और 4 इनपुट डाल रहे थे तो 14 आउटपुट आ रहा है। तो दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एज वेल। इसको भी मैं बोल सकता हूँ, ये भी सेम ही फंक्शन है जो मैंने पहले लिखा, इट इज फ्रॉम ए टू बी। तो कुछ इनपुट है कुछ आउटपुट है, कोई एक रिलेशन है जो ए से बी के बीच में, जब आप इनपुट डालोगे सेट ए के,
ये इनपुट डालोगे, ये डालोगे, ये डालोगे, ये डालोगे, इसके करस्पॉन्डिंग आप कुछ आउटपुट मिलेगा आपको। वो आउटपुट कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनपुट और आउटपुट के सेट के कॉम्बिनेशन को। इसको या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। ये सारी एक ही चीज रिप्रेजेंट करके रखी हुई है, सिर्फ तरीके अलग अलग है। एंड दैट इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है। और कभी भी अगर ऐसा देके रखा हुआ है तो दिस फर्स्ट सेट इज द इनपुट सेट एंड दिस सेकेंड सेट इज द आउटपुट सेट, है ना। हो सकता है कोई एलिमेंट मिसिंग हो, जैसे कि यहाँ पे मिसिंग है 15। अब कब मिसिंग होगा, कब मिसिंग नहीं होगा, और मिसिंग होगा तो क्या करेंगे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बट अभी जस्ट फंक्शन को ऐसा समझो कि कुछ इनपुट है एंड कुछ आउटपुट है। इनपुट आप डालोगे, करस्पॉन्डिंगली आप कुछ आउटपुट आपको मिलते हुए जाएंगे। ठीक है। हाँ, हमेशा जब भी फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो तो एक इनपुट सेट आपको डिफाइन करना जरूरी है, जो यहाँ पे मैंने डिफाइन करके रखा हुआ। एक आउटपुट सेट डिफाइन करना जरूरी है, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ। ठीक है। और ये सारी चीजें आप पहले ऑलरेडी देख ही चुके हो कहीं ना कहीं किसी दूसरे फॉर्मेट में। मैं एग्जांपल दूंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में, इसको नोट कर लो पहले। बोलो बेटा। सर अगर हम y इक्वल टू एक्स प्लस 10 लिखते हैं या 5 है नहीं ना इनपुट में। अच्छा, 5 प्लस एक्स प्लस 10 मतलब? y इक्वल एक्स प्लस 10 बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, ओके वो ओके। लिखते हैं या फिर एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 10 लिखते हैं हाँ, तो y इक्वल्स एफ एक्स ना। नहीं, y भी मतलब क्या होता है, y अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग y की वैल्यू आने वाली है। हाँ तो हम हाँ हम तो ऐसे लिख सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन को y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 10। हाँ, वो तो मैंने बस इसको नाम दे दिया है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल खुद यूज किया है तो मैंने एफ एक्स नाम दे दिया है, यहाँ पे वाई नाम दे दिया है। दोनों को अगर मैं लिखूंगा इस तरीके से तो लिखूंगा तो यही, मैं भले इसको लिखूं या फिर इसको लिखूं, लिखना तो मेरे को फाइनली यही है। तो हाँ दोनों ये चीजें सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग दिया, नाम अलग अलग देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा y लिखे या एफ एक्स लिखे हाँ, सेम ही वाई चीज लिखो है। या एफ एक्स लिखो, बट जनरली जब भी फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किस इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके सर। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। ओके। हर्षिल अभी थोड़ा समझो तो सही उसको बेटा। डेफिनेशन बता दूंगा तो वर्ड ही समझ में नहीं आएंगे अभी आप। वो डेफिनेशन में कुछ भी नहीं रखा, मैथ्स में डेफिनेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्या डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग से फर्क पड़ता है। यस। चलो लिख लिया, बढ़ जाऊं आगे।
चलो अब थोड़ा इसी चीज को, यही जो फंक्शन है, मान लो आपके पास ये है फंक्शन एफ एक्स प्लस 10, इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन। मान लो अगर मैं यही, अभी तो मैंने यहाँ पे सेट ए और सेट बी डिफाइन किया था, अगर सेट ए और सेट बी को मैं बोल देता कि फंक्शन है ये, मान लो सपोज 0 से लेके 10 तक, और ये जो है ये सपोज 0 से लेके 100 तक, तो क्या ये भी चलेगा? बिल्कुल, ये भी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो इनपुट है, इनपुट कहां से कहां तक है? इनपुट है 0 से लेकर 10 तक, और जो आउटपुट का कलेक्शन है, आउटपुट जो है का जो कलेक्शन है, वो कहां से कहां तक है? 0 से लेके 100 तक है। मतलब आपके पास इनफाइनाइट इनपुट है, राइट? 0 से लेकर 10 तक आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अब जरा मुझे ये बताओ कि इफ आई पुट 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू, तो आउटपुट कहां से कहां तक आएगा? कि अगर x मेरे पास जो है, x इज माई इनपुट, राइट? यहाँ पे x मेरे पास इनपुट है, तो x अगर मेरे पास यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक आ रहा है, तो एफ एक्स मेरे पास कहां से कहां तक आएगा? आपके पास आएगा 10 से लेके 20 तक, बट आएगा तो इसी के अंदर। अब इसमें से बहुत सारी ऐसी वैल्यू है जो मिसिंग है, जो इसके अंदर नहीं आ रही है, चलेगा। जैसे पिछली स्लाइड में मेरे पास ये 15 मिसिंग था, यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है जो यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। तो दैट इज फाइन, दैट इज नॉट एन इश्यू फॉर मी कि कुछ आउटपुट के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज थी, आउटपुट के कलेक्शन के अंदर कुछ वैल्यू थी जो कि मिसिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसका नाम है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन का मतलब ये होता है, डोमेन का मतलब होता है अपना इनपुट सेट। क्या होता है? इनपुट सेट। दैट इनपुट सेट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन डेफिनेटली, या फिर या तो आपको गिवन होगा, जैसे कि ये जो पूरा है आपका इस केस में, दैट इज योर इनपुट सेट 0 से लेकर 10 तक। और कोडोमेन का मतलब ये हो गया कि ये जो 0 से लेके 100 आपको देके रखा हुआ है, दैट इज योर कोडोमेन। मतलब आप बोल सकते हो सेकेंड सेट पूरा का पूरा। सेकेंड सेट पूरा का पूरा जो गिवन है। और रेंज का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ आउटपुट। मतलब जो आउटपुट आ रहा है उसका कलेक्शन, मतलब बोले तो 10 से लेके 20 तक का। तो कभी भी कोई फंक्शन मान लो सपोज डिफाइन किया आपने ए टू बी, तो ये जो ए होता है ये हो गया आपके पास डोमेन, ये जो बी होता है, बी आपके पास हो गया कोडोमेन। और आपकी जो रेंज है वो भाई सेट बी का एक सबसेट हो जाना चाहिए। रेंज विल बी ए सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब ये जो बी है या फिर ये जो सेकंड सेट था, इस सेकंड सेट के अंदर होना चाहिए। जैसे ये पूरा 10 टू लेके 20 तक था, ये पूरे सेकंड सेट के अंदर है, बट पूरा का पूरा सेकंड सेट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको यहां पे, दिस इज नॉट द आउटपुट का कलेक्शन एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट वर्ड यूज किया जाए तो इसको हम लोग बोल देते हैं आउटपुट का सेट।
आउटपुट सेट या सेकंड सेट बोल दो यहाँ पे आप, इसको ये भी मत लिखो, आप इसको लिख दो सेकंड सेट। This is our first set. This is our second set. The whole first set is called the domain. This is first set. This is second set. And this is range is a subset of the codomain. Or you can say the range is subset of codomain. So there can be any item. There can be any item which is missing. Item or number. Which is missing in codomain. In range, sorry. है ना? कुछ आइटम ऐसे हो सकते हैं सेट बी के अंदर जो मिसिंग हो, जैसे कि इस केस में ये कोडोमेन है, ये रेंज है, बहुत सारे आइटम मिसिंग है। पहले वाले केस में सिर्फ एक ही आइटम मिसिंग था, जो कि आपके पास क्या था, 15 था। या हो सकता है नहीं भी मिसिंग हो तो भी चलेगा। तो मैंने सिर्फ अभी नए नए वर्ड इंट्रोड्यूस किए हैं आपको, इनका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। डोमेन बहुत इंपॉर्टेंस है, कोडोमेन और रेंज। नहीं, इनफाइनाइट इनपुट का मैंने ये लिखा हुआ है कि जब आप यहाँ पे इनपुट डाल रहे हो बेटा, दिस आर इनपुट फ्रॉम 0 to 10, क्लोज ब्रैकेट 0 to 10, क्लोज ब्रैकेट 0 से 10 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, इनफाइनाइट इनपुट्स आते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज आते हैं। तो एक्चुअली इनफाइनाइट इनपुट है आपके पास, और हर एक इनफाइनाइट इनपुट के लिए आपके पास आउटपुट भी है। जैसे 0 पुट करोगे तो आउटपुट आपके पास 10 आएगा, 1 पुट करोगे आउटपुट 11 आएगा, 0.01 पुट करोगे आउटपुट 10.01 आएगा। तो इनफाइनाइट इनपुट के लिए इनफाइनाइट आउटपुट है, जो कि यहाँ पे है। And that output is called, the collection of output is called range. देखो मैंने क्या किया है, जो फंक्शन चैप्टर है, इसको मैंने एक टिपिकल मेथड होती है जो पुराना अपन ने पढ़ा हुआ है मॉड्यूलस वगैरह, उससे स्टार्ट करूं, मैंने वो चालू नहीं किया। मैंने पहले डेफिनेशन बता दूं मैं आपको, उसके बाद अपन आगे सीखेंगे कि उनको अप्लाई कैसे करना है। तो पहले अपन बेसिक डेफिनेशन सीख लेते हैं। बोल बेटा। सर जो सेट बी होता है, दैट इज नॉट लाइक द आउटपुट सेट ना? नहीं, ये जो है दिस इज इनपुट सेट, हाँ वो ठीक है, वो और राइट दिस वाला। इज, हाँ दिस इज, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कलेक्शन है, और आउटपुट जो होंगे वो इसमें से होंगे। अच्छा, तो हम फंक्शन ऑफ ए फ्रॉम टू बी लिखते हैं ना? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हाँ, तो बी हैज दोज वैल्यूज आल्सो व्हिच आर नॉट देयर फॉर ए। हाँ, इट कैन बी लाइक, पॉसिबल, अच्छा, इट मे बी पॉसिबल कि है, या हो सकता है नहीं भी हो, चलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है ना, कोडोमेन इक्वल्स रेंज? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोडोमेन इज रेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको साइन दिखा है, सबसेट के बारे में हम लोगों ने जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, जब पढ़ा था, राइट? हाँ, यस सर। सबसेट के बारे में मैंने ये बोला था कि हो सकता है कि सेट खुद अपने आप का सबसेट हो सकता, नहीं होता ही एक्चुअली, सेट खुद अपने आप का सबसेट। तो ये जब रेंज को मैं बी का सबसेट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये रेंज और बी दोनों सेम भी हो सकते हैं, या हो यस। सकता है रेंज में कोई ऐसा आइटम हो जो बी में से मिसिंग। हाँ, ओके ओके। दोनों पॉसिबिलिटीज बनती है।
हाँ हर्षिल, उस पे आ रहा हूं, इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन। अब मान लो ये सब समझ में आ गया आपको, तो आप इसको थोड़ा सा अगर ब्रॉड लेवल पे देखोगे ये सारी चीजों को, तो मैंने जैसे आपको फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस, राइट। इट मेक्स सेंस इसीलिए क्योंकि अगर मैंने ये फंक्शन को डिफाइन किया भाई कि मेरे पास अगर सपोज इनपुट मेरे पास 0 से लेके π/2 है और आउटपुट मेरे पास -1 से +1 है, तो क्या आप मुझे डोमेन बता सकते हो इसके लिए? क्या आप मुझे कोडोमेन बता सकते हो इसके लिए? क्या आप मुझे रेंज बता सकते हो इसके लिए कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है? या फिर मैंने यही फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन एफ फ्रॉम 0 to 2π -1 to +1, या फिर मैंने डिफाइन किया रियल वैल्यू ये, या फिर मैंने डिफाइन किया दिस टू दिस। तो सबसे पहले मुझे बता दो डोमेन, पहले वाले की डोमेन क्या होगी? तो आप बोलोगे सर जो डोमेन है इस केस में वो होगी 0 to π/2। ठीक है, सेकेंड वाले में डोमेन क्या होगी? 0 to 2π भाई साहब। तो पहले इन दोनों की बात करते हैं, बाद में फिर बचे हुए दो की बात करेंगे। कोडोमेन क्या है भाई? पहले वाले में कोडोमेन क्या है? सेकंड सेट का कलेक्शन है भाई। तो सेकंड सेट आप बोलोगे सर -1 to +1। भाई साहब इसमें कोडोमेन क्या है? सर -1 to +1। सेकंड सेट इज द कोडोमेन, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। अब भाई चलो अब बता दो रेंज क्या है पहले वाले में? व्हाट इज द रेंज इन द फर्स्ट केस? जब आपको पता है कि जब आप 0 से लेके π/2 का इनपुट देते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू ना 0 से लेके 1 के बीच में होती है भाई। 0 से लेके 1 तक के बीच में होती है। तो आप आउटपुट देखोगे तो आपके पास कहां से कहां तक आएगा? 0 to 1 आएगा। या फिर आपको साइन एक्स का ग्राफ पता होगा, ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, राइट। तो हमको पूरे ग्राफ से मतलब नहीं है, हमको मतलब है यहाँ पे सिर्फ π/2 तक। ये π/2 आता है। इसके बारे में वो डिटेल में बात करूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। साइन एक्स का ग्राफ एक बार और वापस बताऊंगा फंक्शन में आप लोगों के लिए कि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। बट एक जैसे थोड़ा बहुत आइडिया तो सबको ही है, अगर भूल भी गए हो, कि जब आप इनपुट यहां से लेके यहां तक दे रहे हो तो आप आउटपुट का कलेक्शन देखोगे तो कहां से कहां तक आएगा? ये यहां से लेके आउटपुट आपके पास आएगा यहां से लेके ये पूरे 0 से लेके 1 तक, राइट। तो भाई साहब इसके अंदर रेंज और कोडोमेन सेम हो गई। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको चलेगा। कोई भी ऐसा नहीं नहीं, रेंज और कोडोमेन सेम नहीं हुई भाई, माय मिस्टेक। रेंज और कोडोमेन सेकंड वाले में मैच होगी, ठीक है चलेगा, माय मिस्टेक। अच्छा सेकंड वाले की रेंज बताओ जरा क्या आएगी? 0 से 2π के बीच में अगर आप देखोगे तो 0 से 2π के बीच में साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, ये 2π होता है। एक साइकिल पूरी कंप्लीट चलती है, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है और मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है। तो इसकी रेंज हो जाएगी आपके पास -1 to +1। तो फंक्शन सेम है, सिर्फ इनपुट चेंज कर दिया तो आउटपुट का कलेक्शन चेंज हो गया। बट यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है?
बराबर है, चलेगा। कोई भी आइटम ऐसा नहीं है कोडोमेन के अंदर जो मिसिंग है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को चलेगा। पहले वाले में मिसिंग था बिल्कुल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। क्लियर है? तो मतलब ये कुछ आइटम मिसिंग है या कुछ आइटम मिसिंग नहीं है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अब सेकेंड और थर्ड और फोर्थ केस में भी आप डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिख लो। आर इज द रियल वैल्यू, भाई ऐसा मत कर। आर क्या होता है? आर अगर मैथ्स में लिखा हुआ है तो आर का मतलब समझ ले, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑल द रियल वैल्यूज। ऐसा थोड़ी होता हर्षल, क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ी क्या तूने? रेंज के बारे में पहली बार थोड़ी देख रहे हैं यार। रेंज का मतलब क्या होता है? पॉसिबल आउटपुट का कलेक्शन होता है ना भाई। क्वाड्रेटिक की रेंज पढ़ी, साइन थीटा कॉस थीटा की रेंज पढ़ी, ऐसा थोड़ी। एक्सट्रीम वैल्यू को थोड़ी देखा जाता है सिर्फ। कौन कौन सी वैल्यू आ गई? व्हेन यू आर पुटिंग इनपुट फ्रॉम 0 to 2 पाई, ये सारे इनपुट थे। इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आप देखो, यहाँ पे जब आपने इनपुट डाला था तो ये आउटपुट, यहाँ पे कहीं इनपुट डाला होगा तो ये आउटपुट, यहाँ पे इनपुट डाला होगा तो ये आउटपुट। तो आउटपुट पूरा, जब आप 0 से 2 पाई इनपुट पुट कर रहे हो तो आउटपुट आपके पास कहां से कहां तक आ रहा है? ये सारा पूरा का पूरा ही तो आउटपुट आ रहा है -1 से +1, राइट? अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड वाले केस में। तो डोमेन मेरे पास आ जाएगी बेटा ऑल द रियल वैल्यूज, आना भी चाहिए। साइन एक्स को, आपने साइन एक्स का ग्राफ तो देखा ही है। अपन साइन एक्स के ग्राफ में क्या बोलते थे कि यार ये वेव चलती जाएगी इनफाइनाइट तक, ऊपर नीचे, राइट? कहां तक जा रही थी? माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ पे कहां तक जा रही थी? प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब जो इनपुट है वो सारे रियल वैल्यूज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट जो है, जो आपके पास यहाँ पे कोडोमेन, वो -1 से +1 ही गिवन है आपको। और आपकी रेंज है वो भी -1 से +1 के बीच में ही आएगी, रिपीट होती जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आती है? -1, सॉरी +1। और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आती है? +1। तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से +1 के बीच में ही आएगी, इसके अलावा कोई वैल्यू तो आएगी नहीं मेरे पास। और हमको पता ही है कि साइन थीटा की रेंज, जब आप पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको बोला जाता था साइन थीटा की रेंज बताओ, तो आप क्या बताते थे? सर -1 to +1। यस, -1 to +1, वट एवर द इनपुट में भी, डजेंट मैटर। साइन एक्स के बारे में हम बोलते थे कि इनपुट तो कोई मैटर ही नहीं करता, इनपुट जो भी हो डाल दो, आउटपुट जो है उसका वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करने वाला। 10x होता तो दुनिया अलग चलती भाई मेरे, cos x होता तो अलग चलती, sec x होता तो अलग चलती, cosec x होता तो अलग चलती, mod x होता तो अलग चलती, log x होता तो अलग चलती, e⁻x होता तो अलग चलती। सबके लिए अपनी अपनी चलती रहेगी। वही तो सब बातें करेंगे अभी इस चैप्टर के अंदर। तो ये बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इनपुट और आउटपुट कैसे मैच हो रहे हैं। ये देख के ना क्या होता है कि ये जो एक्सप्रेशन जो मैं FA to B दे रहा हूँ ना, बच्चों को फंक्शन फंक्शन पढ़ लेते हैं, बट A to B की क्लियरिटी नहीं होती है कि ए क्या चल रहा है, सेट ए का क्या है, सेट बी का क्या है, रेंज क्या चल रही, भाई कोडोमेन क्या है, सारी चीजें डिसाइड होती हैं फंक्शन की। ठीक है, चलो अब लास्ट वाले की जरा मेरे को कोडोमेन डोमेन बताओ तो क्या होगी। सब लोग जरा टाइप करके बताओ तो डोमेन क्या होगी। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द लास्ट केस? All the real values correct, this is your code, this is your domain. What is your codomain beta? In the last case, what is the codomain? Codomain is also all the real values. Second set, what is your range in the last case? Range is again -1 to +1। इसमें ये जरूर है कि रेंज और कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन।
but range is definitely a subset of codomain and that will always be true. कोडोमेन का सबसेट तो हमेशा चलना है, दैट तो ट्रू होना ही होना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आउटपुट है भैया वो यहाँ पे लिखा ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो कुछ मिसिंग हो तो भी चलेगा, कुछ मिसिंग ना हो तो भी चलेगा। तो ये एक आइडिया है, ये सारे फंक्शन है जिसमें एक इनपुट का सेट आने वाला है, एक आउटपुट का सेट आने वाला, इनपुट सेट वेरी करने वाला, आउटपुट सेट भी जो सेकंड सेट होगा वो भी वेरी करने वाला, और आपका कलेक्शन जो आउटपुट है, कलेक्शन ऑफ आउटपुट है, वो आपकी रेंज होगी, वो भी डिपेंड करेगा आप इनपुट क्या डाल रहे हो, है ना। जैसे यहाँ पहले केस में आप देखो, इनपुट जब ये था तो आउटपुट आपके पास ये था, इनपुट जब आपके पास चेंज हो गया भाई तो आउटपुट आपके पास चेंज होना है, क्योंकि इनपुट के करस्पॉन्डिंग ही तो आउटपुट आने वाला है। आउटपुट तो क्या होने वाला है, आउटपुट जो है वो तो इनपुट पे ही डिपेंड होने वाला है। ठीक है, और कभी कभी ना इसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से ये लोग लिख के देंगे, इस तरीके से पहले इसको लिख दो, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। बेटा ये कैलकुलस की स्टार्टिंग है, ये कोई किसी क्लास का नहीं है, मतलब 11th का है कि 12th का है, पूरा कैलकुलस ही है बेटा, ये तो 11th में भी है, 12th में भी, कुछ पार्ट 11th में, कुछ पार्ट 12th में। तो हर एक जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा, जैसे यहाँ पे साइन एक्स गिवन था, इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन वेरी कर रहे हैं, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली उसमें इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन वेरी कर सकते हैं। बेटा लास्ट केस में भी तो ये पूरा का पूरा यही वाला ग्राफ देखना है, यही ग्राफ जाता जाएगा ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में, ग्राफ तो यही आएगा। इनपुट क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आउटपुट का जो सेट है, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये है, फर्क क्या पड़ रहा है, रेंज तो दोनों केस में सेम ही आने वाली है, क्योंकि ये तो साइन एक्स ना, और इनफैक्ट इनपुट भी सेम है दोनों का, इनपुट सेम है तो कलेक्शन ऑफ आउटपुट सेम आना चाहिए, सिर्फ कोडोमेन अलग हो गई तो चलेगा। इसमें कुछ पार्ट है जो मिसिंग है, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है भाई, यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर है, यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इतना ही तो फर्क है दोनों में, और कुछ भी नहीं। चलो, तो ये इनपुट और आउटपुट का फंडा समझ में आया यहाँ पे, कि हम इनपुट और आउटपुट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन जो है वो वेरी कैसे करा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब वापस से उसी बेसिक चीजों पे आता हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था, कि भाई एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए में मैंने लिया था 1 2 3 4, और सेट बी में मैंने लिया था 11 12 13 14 और 15, और मैंने एक फंक्शन लिया था जो मैंने आपको बोला था यार ऐसा करो, 1 11 2 12 3 13 एंड 4 14, ये मैंने लिया था। करेक्ट, ये याद है, सबसे पहला एग्जांपल यही लिया था, इसी को अपन ने इसी को करके इनपुट और आउटपुट के कलेक्शन देखे थे। कितने एलिमेंट थे इसके अंदर, ये कॉमा सेपरेटेड कर दो भाई, क्योंकि 4 थे। अब अगर मैंने एक नया फंक्शन दे दिया जी एक्स, एक फंक्शन दे दिया सपोज, और मैंने आपको दे दिया 1 11 2 11 3 11 4 11, सब भाई साहब इनपुट इनपुट डाल दो, आउटपुट आपके पास 11 ही आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ आपको, सबसे पहले मुझे डोमेन बता दो, फिर मेरे को कोडोमेन बता दो, फिर मेरे को रेंज बता दो। तो पहले वाले में मेरे पास डोमेन क्या है, डोमेन पूरा सेट है, कोडोमेन पूरा सेट बी, और रेंज क्या थी पहले वाले में, 11 12 13 14। नेक्स्ट वाले केस में डोमेन क्या है,
जी वाले केस में डोमेन क्या है? पूरा सेट है। लिखते जाओ भाई, मुझे भी पता चले आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आज जस्ट अपन ने स्टार्ट किया। मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन सॉल्विंग पे नहीं जा रहा हूं अभी, मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले, जब क्वेश्चन सॉल्विंग में घुस पाएंगे अपन। क्वेश्चन तो एक्चुअली आपने सॉल्व बहुत सारे किए ही हैं ऑलरेडी, जैसे मॉडुलस का सॉल्व किया, एक्सपोनेंशियल का सॉल्व किया, लॉगरिथम सॉल्व किया, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया। जी में भी जो इनपुट है, ये पूरा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। तो ये जो कलेक्शन है, ये पूरा सेट ए है आपके पास, कोडोमेन बी है, रेंज आपके पास सिर्फ 11 है इस बार, क्योंकि आउटपुट सिर्फ आपके पास ए की वैल्यू आ रहा है। अरे अलग अलग नाम है भाई मेरे। फंक्शन एफ मैंने नाम दिया था, मैंने फंक्शन जी नाम दे दिया, मैं फंक्शन एच भी नाम दे सकता हूँ भाई। कुछ भी नाम दे दे, क्या फर्क पड़ रहा। तेरा नाम दे देते हैं, चल इसको वाला घटा दे। वन, 11, टू, टू का आउटपुट ले लेते हैं चलो इस बार, 15, 15 को अभी तक आउटपुट में नहीं लिया, 3 का 11। बिल्कुल पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है बेटा, ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे को ये बता ना, क्यों पॉसिबल नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये थर्ड वाले सेट का दक्ष का जरा डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताओ तो जरा। आप ये मत सोचो ना पॉसिबल, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो तो सही। मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेंज में जो है चलेगा, जो आ रहा है आने दो, कलेक्शन है वो तो आउटपुट का। तो वो अब जो भी आ रहा है वो एक ही वैल्यू आ रही है तो एक चलेगी, पांच आ रही है तो पांच चलेगी, चार आ रही है तो चार चलेगी, जितनी भी आ रही है वो सब लिख दो, दैट्स ऑल। सिंगल वैल्यू भी पॉसिबल। अब जरा बताओ, इसमें मेरे पास डोमेन क्या है? सेट ए। कोडोमेन क्या है? सेट बी। और रेंज क्या है? 11 एंड 15 ओनली। समझ में आ गया? अब यहां पे आपने सब कुछ देख लिया, बट एक चीज अब आप देखो। अब मैंने अगर आपको ये लिख दिया कि भाई 1 इनपुट है, 11 आउटपुट है, टू इनपुट है, 12 आउटपुट है, 3 इनपुट है, 13 आउटपुट है, 4 इनपुट है। अब मुझे जरा बताओ, क्या पंगा आ गया इसके अंदर? इसके अंदर अभी तक जितने भी केसेस मैंने आपको बताए थे, उतने केसेस में इसमें क्या पंगा, इसमें क्या अलग दिख गया आपको? बोलो बेटा। क्या अलग दिख गया आपको भाई? बिल्कुल सही, आपने एक चीज ऑब्जर्व कर ली कि सर देखो, 1 आपके पास इनपुट है, आप आउटपुट 11 भी बोल रहे हो, 12 भी दे रहे हो। तो भाई ये जो चीज है, दिस इज मेकिंग इट, दिस इज व्हाट दिस इज डूइंग, के इसको फंक्शन नहीं बना रही है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन कब होगा? फंक्शन जब होगा फॉर फंक्शन one input must be having only one output. One input must be having one output. एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट दो भाई, ऐसा नहीं है कि एक इनपुट के लिए आप चार आउटपुट दे दो या दो आउटपुट दे दो या तीन आउटपुट दे दो। एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, है ना? आउटपुट जो है, जैसे यहां वाले केस में बोलोगे सर आप, आपके आउटपुट तो सबके लिए सेम है, तो वो चलेगा, फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं, सबके आउटपुट सेम आ जाए, आउटपुट से लेना देना नहीं है।
मेरे को इनपुट के लिए एक आउटपुट चाहिए। भले ही एक आउटपुट है, वो सारे इनपुट के लिए आ रहा है, चलेगा, मुझे इसमें कोई फाइट नहीं है। मुझे इनपुट पे कंस्ट्रेन है कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है। मैं अभी आपको कंडीशंस लिखाऊंगा नेक्स्ट पेज पे। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा था कि एक ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे ये कर लो, और एक और ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे कर लो भाई साहब, कि मान लो 1 का 11 आ गया, 2 का एंड 3 का आ गया, सपोज 14 आ गया, और ये लिख दिया आपने। इसमें क्या आपको दिख रहा है? इसमें कोई नई चीज आपको ऐसी दिख रही है क्या? इसमें जो इनपुट है उसमें से 3 मिसिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, इनपुट से 3 मिसिंग है, सॉरी 4 मिसिंग है। हम ए से बी के बीच के फंक्शंस देख रहे थे। किसके बीच में फंक्शन देख रहे थे? ए से लेके बी तक के। तो ए की एक वैल्यू मिसिंग है। दक्ष मैं उस पे जा रहा हूं बेटा, आप आगे से जाओगे ना तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा, उसमें घुसना पड़ेगा। ग्राफ और फंक्शंस में डिफरेंस है, आऊंगा उन सारी चीजों पे आऊंगा। अभी जो बता रहा हूं इस पे फोकस करो आप, अपने आप उस चीज पे मैं आ जाऊंगा, है ना। इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे कि यार 3 इज मिसिंग फ्रॉम इनपुट। 3 नहीं, सॉरी यार, मैं बार बार 3 बोल रहा हूँ, 4 इज मिसिंग फ्रॉम इनपुट। 3 is missing, 4 is missing from input, and that's why it is not a function. That's why not a function. फंक्शन तो ओवरऑल फंक्शन के लिए कंडीशन ये भी होती है कि नो एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी मिसिंग। और फर्स्ट सेट बोल दूं, फर्स्ट सेट बोल दूं या डोमेन बोल दूं, करेक्ट? या मस्ट बी क्यों लिखो, सिर्फ मिसिंग लिखू ना यार यहाँ पे। तो सेट ए के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं, सेट ए के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं भाई, ये सारे इनपुट में आना कंपलसरी। और आप सारे फंक्शन में देखो, जितने भी फंक्शन मैंने अभी तक आपको बताए होंगे, एक भी ऐसी जगह नहीं है जिसमें से डोमेन की कोई वैल्यू मिसिंग हो। क्या भैया आप ये वाली वैल्यू नहीं पुट कर सकते? मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा आगे, आपको समझ में पड़ेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बट अभी के लिए 2 पॉइंट पे गौर करना इस स्लाइड के लिए। पहला पॉइंट कि भाई एक इनपुट का एक ही आउटपुट देना है, एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं चलेंगे। प्लस फर्स्ट इनपुट का कोई भी एलिमेंट को उड़ा मत देना, हर एक फर्स्ट सेट का एलिमेंट इनपुट के लिए काम करना कंपलसरी है, ठीक है। इनको नोट कर लो विथ एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल देके रखे। डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में बता दो। बोलो बेटा। सर इसमें वो जैसे अपने एफ का एक्सप्रेशन दिया था x+10 का, हाँ, वैसे जी का एक्सप्रेशन क्या होगा? जी का एक्सप्रेशन होगा gx = 11। अच्छा, तो मतलब हमको वो a की वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी ना फिर x की जगह पे? अब वो तो वो ठीक है, वो एक एक्सप्रेशन से डिफाइन हो रहा था, यहाँ पे मैंने ऐसे ही डिफाइन कर दिया, अच्छा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड सर वो हम लोग ये आपने ब्रैकेट में लिखा है 1,11 2,12, वो कैसे लिखते हैं? वो डोमेन का लिखने का पहले और फिर दूसरा रेंज लिखने का खाली? पहले तो डेफिनेटली इनपुट है, वो दूसरे में आउटपुट है। 1 के लिए जो इनपुट है, वन इनपुट के लिए जो आउटपुट है वो यहाँ लिखा हुआ है, 2 के लिए जो आउटपुट है वो यहाँ लिखा हुआ है, 3 के लिए जो है वो यहाँ लिखा हुआ ओके सर, तो मतलब ये है। और ये डोमेन और कोडोमेन सब दोनों तीनों केसेस हम दिए सबका सेम ही रहेगा ना? है। हाँ, डोमेन और कोडोमेन सबके लिए सेम रहेगा, रेंज अलग अलग हो जाएगा। ओके सर। क्योंकि फंक्शन में कहां से कहां तक डिफाइन कर रहा हूँ, ए टू बी डिफाइन कर रहा हूँ। तो पहला सेट ए है, पूरा कंपलसरी आना चाहिए, एक भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, मैंने ये वाला पॉइंट बताया। और सेट बी जो है
वो आउटपुट जो है वो सेट बी में से आएंगे। अब हो सकता है बी की कोई वैल्यू मिसिंग हो, या हो सकता है पूरा का पूरा बी भी आ जाए। तो रेंज क्या आ रही है ये अलग बात हो गई, बट हाँ बी में होगी जरूर, बट बी के कुछ पार्ट मिसिंग भी हैं जो हमने पहले बात करी थी। चलो बढ़ जाऊं आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। बोल बेटा। सर 4 is missing from input, like उसका ये मीनिंग होगा क्या? आउटपुट इज लाइक अनडिफाइंड। किसका? जो नीचे लास्ट वाला है। नहीं, आउटपुट इज नॉट अनडिफाइंड, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दैट्स ऑल। आउटपुट नॉट डिफाइन की बात ही नहीं है, फंक्शन है ही नहीं। हम वो तो, लेकिन हमने 4 लिखा नहीं बस ना हाँ वहाँ नहीं तो पे। फोर लिखा नहीं तो नहीं लिखा तो दिया नहीं है ना हमको। अब जब दिया नहीं है तो हम फोर के बारे में क्या बोलेंगे, हमको थोड़ी पता। जो चीज दे के नहीं रखी हुई उसके बारे में क्या बोल अच्छा ओके सर। रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शन जो हो रहा है कि अगर फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ठीक है, इट्स अ फंक्शन ओनली व्हेन द फ्यू कंडीशन आर वैलिड। पहली कंडीशन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ऑफ सेट ए मस्ट बी इंक्लूडेड। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी इंक्लूडेड, कि ए के सारे एलिमेंट इंक्लूड होना जरूरी है। एंड सेकेंड, ईच एलिमेंट ऑफ each element of set A must be having only one output, and sometime we call it as image as well in set B. So you can write it like condition for function from A to B. A to B, ये कंडीशन होती है कि कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब नो एलिमेंट ऑफ ए मिसिंग, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी हैविंग एग्जैक्टली वन इमेज इन सेट बी और वन आउटपुट इन सेट बी। ठीक है, एक से ज्यादा इमेज किसी की नहीं होनी चाहिए, मतलब एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, और हर एक ही वैल्यू इंक्लूड करना जरूरी भी है। अब जैसे कंफ्यूजन जो लास्ट स्लाइड में था कि क्या है, वो मैं अभी यहाँ पे और आपको दूर कर देता हूँ। मैं दो चीज साथ में चला रहा हूँ, आपको बाद में रियलाइज होगा किस तरीके से अपन कर रहे हैं। मैं अभी क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं डेफिनेशन पे ही फोकस कर रहा हूँ।
अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, फंक्शन एफ ले लेता हूं मैं, 0 to infinite, 0 to infinite। ये, या मैंने एक ऑप्शन दिया, यही आपको दिया, या एक एग्जांपल ये दिया। सिर्फ वेरी क्या करवा दिया मैंने, यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन वेरी करवाई है मैंने तीनों केसेस में। अब मुझे बताओ, पहले वाले केस, दूसरे वाले केस, तीसरे वाले केस में किसी में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है क्या? पहले वाले केस में अगर मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं यार मेरे पास जो इनपुट है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक है, मैं बोलूंगा चलो यार बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 0 से लेके इनपुट आउटपुट पुट करो, आपको एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा? यस, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा। आपने 4 इनपुट डाला, आपके पास √4 मतलब 2 आउटपुट मिल गया। आपने 10 डाला, √10 आउटपुट मिल गया। आपने 16 डाला, 4 आउटपुट मिल गया। वो 1 इनपुट के लिए 1 आउटपुट है। और क्या इसके सारे एलिमेंट इनपुट के लिए यूज कर रहे हो? आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो मना करेगा, 0 इनपुट के लिए 0 है, तो ठीक है। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। क्या भाई साहब सेकंड वाला केस दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है? नहीं करता है। पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता। भाई ये सारी रियल वैल्यूज कहां से इसके अंदर घुसा दूं? मेरे पास तो इमेजिनरी नंबर्स आने लग जाएंगे आउटपुट में। मेरे पास जो आउटपुट है वो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। नेगेटिव नंबर तो पुट कर ही नहीं सकता हूं। आई कैन नॉट पुट नेगेटिव नंबर्स, राइट? कैन नॉट पुट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। इमेजिनरी नंबर्स आर ऑल्सो नंबर्स बट दोस आर नॉट रियल फंक्शंस। ये हम रियल नंबर में ही डील कर रहे हैं, जो भी अभी डील कर रहे हैं हम रियल फंक्शन में ही डील कर रहे हैं, जो भी डील कर रहे हैं। इमेजिनरी बिल्कुल अलाउड नहीं है अभी हमारे लिए। एंड इनफैक्ट अगर वो भी सीन्स देखोगे तो आप देखोगे जो आउटपुट है वो रियल नंबर नहीं आ रहा। एटलीस्ट ये तो बोल ही सकते हैं कि आउटपुट रियल नंबर नहीं आ रहा, तो आउटपुट ही बाहर निकाल दोगे आप तो भी दिक्कत है। बट इट इज नॉट अ फंक्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों? क्योंकि बिकॉज हम सारी रियल वैल्यूज नहीं पुट कर सकते हैं। इज द लास्ट वन इज अ फंक्शन? यस, लास्ट वाले को कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो और हर एक वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट है। इनफैक्ट दोनों की रेंज भी सेम आएगी। जरा मुझे बताओ तो इसकी रेंज क्या आएगी? थोड़ा सा जज करके, आप अभी शायद ज्यादा नहीं बता पाओगे बट आप पता कर पाओगे यार। इन 0 के लिए 0 आउटपुट है और उसको जैसे नंबर को बढ़ाते जाएंगे आउटपुट भी बढ़ता जाएगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट के लिए इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट के लिए इनफाइनाइट होगा, 0 से इनफाइनाइट तक। यहाँ भी आउटपुट 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो गई है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को चलता ही है, आपको बता ही चुका हूं मैं। और यहाँ पे रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं, बट कोडोमेन का हिस्सा तो है। ऐसा तो ऐसा ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर मिसिंग है कोई चीज कहीं। इसके अंदर ये वाली सारी वैल्यूज अवेलेबल है आपके पास। तो दैट इज द कंडीशन फॉर फंक्शन। आया क्या समझ में? कि ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी इंक्लूडेड एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी गिविंग एग्जैक्टली वन आउटपुट इन द सेकंड सेट। सेकंड वन के अंदर आप बेटा नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो, राइट?
नहीं, रूट एक्स मॉड एक्स कब से होने लग गया दक्ष? रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है यार, ऐसी कॉन्सेप्चुअल एरर तो मत करो, ये सारी चीजें। रूट एक्स मॉड एक्स कब से हो गया? ये जो है बेटा, इसके अंदर यू कैन नॉट पुट ऑल द वैल्यूज विच आर रिटर्न हियर, एम आई करेक्ट? कैन यू पुट ऑल दिस रियल वैल्यूज हियर इन प्लेस ऑफ एक्स? नो ना, बिकॉज रियल नंबर नहीं बचेगा, वो इमेजनरी नंबर आने लग जाएंगे। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीजें तो हमको बहुत दिक्कत दे देती है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजनरी नंबर्स में घुसना पड़ता है। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो कैनॉट पुट ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर अवेलेबल हियर, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। ये सारी वैल्यू पुट करना कंपल्सन है हमारे पास, भाई ये पूरा पुट करना है हमको, ये पूरा पुट करना है हमको, ये सारी वैल्यूज पुट करना कंपलसरी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिस कर पा रहा हूं, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है, मैंने ये इससे इस पार्ट से स्टार्ट नहीं करता हूं मैं जनरली, इस पार्ट से स्टार्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को एंड में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और छोटी छोटी बातों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हमको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लोग रियल नंबर के ही बारे में बात करेंगे, रियल फंक्शन के बारे में ही बात करेंगे बेटा। हम कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कम बात करेंगे और वो भी एंड में बात करेंगे। चलो ये समझ गए। अब ये जो डेफिनेशन मैंने बगल में लिख के रखी है कि फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन इनपुट और आउटपुट का कलेक्शन है, और वो कलेक्शन में कुछ कंपल्शंस हैं। वो कंपल्शंस ये हैं कि पहले सेट जो है उसको सबको इंक्लूड करना जरूरी है, कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। सेकंड सेट जो है उसमें एक ही इमेज होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग टू सेट ए, ठीक है? और एग्जांपल्स तो आपने भरपूर देख लिए जितने अपन ने यहाँ पे देखे। हमने एक ये वाला पैटर्न भी देखा, देखो ये भी एक पैटर्न, यहाँ पे सिर्फ इनपुट और आउटपुट दे के रखा था, यहाँ पे मैंने वही की वही चीज एक एक्सप्रेशन की हेल्प से समझाया। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की हेल्प से भी समझाया, और यहाँ पे सिर्फ मैंने सेट इनपुट और आउटपुट के कलेक्शन से भी समझाया। दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे मजेदार चीज क्या है, आपने बोला सर ये सब बात कर ली, आपने रेंज बता दिया, आपने डोमेन बता दिया, आपने कोडोमेन बता दी, आपने कंडीशन भी बता दी कि भाई एक भी डोमेन का एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, कोडोमेन डोमेन में वेरिएशन भी बता दी, सब बता दी। बट आप फाइनली जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमको ये मिल रहा है, एफ एक्स इज ए फंक्शन विच इज रूट एक्स, बस इतना लिख दिया और बोल दिया कि एफ एक्स इज ए फंक्शन। क्या करूं मैं? यहाँ तो ना डोमेन दे दी, ना तो यहाँ कोडोमेन दे दी, रेंज तो चलो आउटपुट होता था हम ही निकालते तो हम निकाल लेंगे, बट ये क्या हो गया सर कि इसमें डोमेन भी नहीं देखे रखी है, इसमें कोडोमेन भी नहीं देखे रखी। तो ऐसा होगा, और ऐसा मैक्सिमम टाइम आपके पास यही होगा कि आपको बोला है अ फंक्शन एफ एक्स और आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया, तो इसमें जो डोमेन और कोडोमेन है ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको निकाल के देना है। जैसे इसमें डोमेन अगर कोई पूछेगा आपको निकालना है भाई, ये दे के नहीं रखा है, तो डोमेन क्या होगी? अब यहाँ पे डोमेन क्या होगी, दे के तो रखी नहीं है, तो क्या मानोगे आप बोलोगे सर जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो भी इनपुट में मैं डाल सकता हूं मेरी तरफ से, वो सारी की सारी मेरे पास क्या होगी, डोमेन होगी। तो अब दे के नहीं रखा हुआ है, दे के रखा बहुत अच्छी बात है, दिमाग ही नहीं लगाना, नहीं दे के रखा तो दिक्कत है हमको, तो हमको दिमाग लगाना है। तो अब नाउ इट्स अवर ड्यूटी टू फाइंड आउट द डोमेन, उसने तो बोल ही दिया है कि फंक्शन है, तो डोमेन क्या हो सकती है, तो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट। नाउ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट, जब तक दे के रखा था, जब तक अपनी जगह जो दे के रखा था वही था, अब दे के नहीं रखा है, नो इट्स योर ड्यूटी टू find out the domain, so all the possible values of input x, or you can say input, तो बता दो तो जरा डोमेन क्या होगी इस केस में, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है जो इसके अंदर आप डाल सकते हो। आप बोलोगे सर जो भी है पॉजिटिव रियल वैल्यू ले लो, सर जीरो से इंफिनिटी ले लो, तो हम ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐसा
x बिलोंग्स टू, ये अब डोमेन हम खुद लिख देंगे, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अब x की वैल्यू ये है और ये मेरी डोमेन है। ये मेरी समझ जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फिर बोलूंगा कोडोमेन का क्या सीन, कोडोमेन का कोई सीन नहीं, बात ही नहीं करना, कोई बातें ही नहीं करना है इसका, राइट, नो टॉक। नहीं बोला, नहीं बोला तो चल तुम्हारे में जा, कोडोमेन गई हमारे लिए कोई मैटर ही नहीं कर रही है हमारे लिए मैटर करेगी रेंज, कि भाई रेंज का क्या सीन है। तो रेंज भी आप तो दिमाग लगा के ही पहले भी बताते थे, अब भी दिमाग लगा के बताओगे, क्या आएगी रेंज। जो इनपुट है भाई, ये इनपुट है आपके पास, इसी के करस्पॉन्डिंग आपकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज आपके पास इस केस में हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी सर, सिंपल सा केस है। तो all possible values of y, or you can call it fx, or you can call it output, जो भी बोलना है बोल दो भाई, अपनी मर्जी है। y बोल दो, y के टर्म में लिखा हुआ, यहाँ कभी कभी आपको y मिल जाएगा भाई, y इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस fx, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफएक्स हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि थोड़ा इज्जतदार लगता है हमको। इज्जतदार क्यों लगता है, क्योंकि इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमको F1 लिखा है, F2 लिखा है, F3 लिखा है, तो हमको अच्छा लगता है, सोफिस्टिकेटेड लिखता। अदरवाइज वाई भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे इनपुट मेंशन नहीं कर सकते हो आप, 1 के लिए निकाल रहे हो, 2 के लिए निकाल रहे हो, यहाँ पे मेंशन कर देते हो तो हम लिख देते हैं। बाकी ऐसा कोई फर्क नहीं है, वाई भी लिखा है तो आपके लिए वही बातें हैं जो एफएक्स लिखा हुआ है, तो हमारे लिए सच कोई डिफरेंट नहीं। रेंज इज अलाउड वैल्यूज नहीं होता है बेटा, हाँ पॉसिबल वैल्यूज या अलाउड वैल्यूज, अच्छा यहाँ पे तू बोल रहा है यहाँ पे अलाउड वैल्यू, हाँ पॉसिबल के लिए अलाउड भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये अब आपने जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए देख ही ली होगी, मैंने बताई थी आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है, डोमेन रेंज की बातें वहां भी कर चुके हैं अपन, बट इतनी डिटेल में नहीं करी थी हमने, सिर्फ एक स्पेसिफिक टू वन फंक्शन करी थी, यहाँ स्पेसिफिक टू ऑल द फंक्शंस वी आर डूइंग। चलो इसको लिख लो, फिर लास्ट स्लाइड बता देता हूँ बेटा। तो आपको जनरली ऐसे फंक्शन मिलेंगे जो इस पेज पे लिखे हो, एफ एक्स इक्वल टू 1/√x, और आपसे पूछेंगे, मतलब एक बहुत बड़ा चंक ऑफ क्वेश्चंस होता है जो कि आपसे सिर्फ डोमेन पूछ रहा है कि फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन। सो द फर्स्ट स्टेप इन मैथ्स, इन कैलकुलस एक्चुअली, टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा अभी, आपको समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं आज क्लास के बाद, फोकस करो थोड़ा सा एमटी पे, सारी चैप्टर रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, बट आज जाके ये सारे एग्जाम्पल सारी चीजें समझ जरूर लेना है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो y must belongs to ये, and this is the range। नेक्स्ट, पिछला वाला ये वाला, हाँ इसमें कोई कोडोमेन है ही नहीं, जब तक मेंशन नहीं करता है ना वो खुद अपनी तरफ से कि भाई फंक्शन कहां से कहां तक है, जब तक आपको कोडोमेन की टेंशन नहीं लेना। कोडोमेन सीन में आता है जब उसने मेंशन किया हो, जब तक मेंशन नहीं किया हुआ है हमको टेंशन ही नहीं, चलने दो, बिना कोडोमेन के चलने दो। डोमेन कोडोमेन की कोई ऐसी ज्यादा इज्जत नहीं है, इज्जत होगी
एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, उसमें अपन इज्जत भी करेंगे। इनफैक्ट वो क्वेश्चन अब आप खुद ही अपने आप से कर लोगे, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हाँ बिल्कुल, वी हैव टू राइट डोमेन एंड वी हैव टू राइट रेंज, दैट्स ऑल। हाँ राइट, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अब जैसे मैंने ये बताया भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 में x माइनस 1, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन, तो भाई अब आप देखोगे क्या चल रहा है इसका। अब अगर मैंने दे दिया आपको 10x, फाइंड डोमेन। मैंने दे दिया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड डोमेन। ये सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं जो आपके सामने आने वाले हैं कि भाई डोमेन निकाल लो। तो आप बोलोगे देखो सर, बहुत बड़ी बात है, अब करना पड़ेंगी आपको। आपको सिर्फ स्पेसिफिक टू वन थिंग नहीं सोचना है, अब आपको पूरा मैथ्स लेके सोचना पड़ेगा। आप बोलोगे सर देखो क्या होना चाहिए ना, 1 में x माइनस 1 डिफाइन होना चाहिए। x1 डालोगे, सॉरी x2 डालोगे, x3 डालोगे, x0 डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। सिर्फ आप एक वैल्यू मत डालना x की, सर x को ना आप 1 मत डालना, x माइनस 1 ना 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो भी हो जाए चलेगा। मतलब x माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 होगा तो भाई साहब ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 तो हमको मैथ्स में अलाउड नहीं करना। तो देयरफॉर आप बोलोगे इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, या फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये लिख सकते हो आप। ये लिखो दोनों बातें एक से। तो आपको बस अलाउड क्या करना है, वो आपके पास डोमेन होने वाली, और वो अलग फंक्शन टू फंक्शन आपके पास वेरी करने वाली है। अब जैसे 10x है भाई, 10x की डोमेन याद है क्या आपको? ये आपको ट्रिगो इक्वेशंस में बताया होगा। भाई साहब गलती मत करना, 10x हमेशा डिफाइन होता है क्या? जरा बताओ तो। अरे ये थोड़ा याद है कि नहीं याद है, मैंने ये बनवाया था, अगर मैंने ही पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बनवाया होगा। छोड़ो, या जिसको नहीं भी याद होगा, मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ, बाकी डिटेल बाद में बता दूंगा। यहाँ पे 10x 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, 90 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन लिखते हैं ना भाई, और 270 पे भी तो नॉट डिफाइन ही लिखते हैं, याद है? 90 और 270 पे डिफाइन नहीं होता है, और इसको इज्जत से लिखने का तरीका क्या था? बिल्कुल राहुल, एकदम सही बोल रहा है, तूने एकदम सही पढ़ा है। जनरल फॉर्मूला, इन दोनों एंगल का जनरल फॉर्मूला, इस दोनों साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, जरा बताओ तो। याद है मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अगर ये दोनों एंगल रिप्रेजेंट करने हैं तो ये एंगल क्या होते थे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। याद है कि भूल गए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो मतलब आप जो भी रियल वैल्यूज पुट करना चाहते हो पुट कर दो, सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मत पुट करना, सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मत पुट करना, वेयर n बिलोंग्स टू z, बिकॉज n की जगह आप 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, -1 पुट करो, -2 पुट करो, कुछ भी पुट करो, ये एक ऑड नंबर आने वाला है, और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आने वाला है, जो कि या तो यहाँ आके रुकेगा या तो यहाँ आके रुकेगा, जो मुझे नहीं चाहिए। इसके अलावा आप जो भी एंगल लेना चाह रहे हो ले लो, 10x डिफाइन होगा। आपने 10x का ग्राफ भी देखा होगा, अगर आपको याद होगा तो। देखो मैंने आपको क्या बोला था, एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए अगर आपके प्रीवियस टॉपिक स्ट्रांग नहीं है तो। जैसे कि ये वाले में आपको 10x के बारे में डिटेल नहीं पता है, तो भाई
आपको ये समझने में दिक्कत आ सकती, बिल्कुल आएगी, कोई दिक्कत नहीं, बट अब R&D करके इसको समझ लो। अब जो चीज मैं सिखा रहा हूँ, ये अगर 100% नहीं समझ में आई है तो घर पे बैठो, 1-2 घंटे दो इसको, 10x का ग्राफ के बारे में समझो। नहीं मिल रहा है तो रिकॉर्डिंग देखो पूरी, नहीं मिल रहा है गूगल सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, कुछ देख के समझो। दैट इज योर ड्यूटी, डू बिट R&D। आपको 10x का ग्राफ भी याद होगा, ये था। तो ये जो लाइन से ऐसा बना रहे थे, क्यों बना रहे थे? क्योंकि इस पे इनपुट डाल ही नहीं सकते थे। ये 10x का ग्राफ बन रहा था हमारे पास, और ये एंगल कौन से आ रहे थे भाई साहब? ये π/2 था। आउट इनपुट में नहीं डालना है क्योंकि इसके लिए कोई भी आउटपुट नहीं है। ये 3π/2 था। तो ये सारे एंगल ये हैं, ये वाले। दिस इज व्हाट द डोमेन। ये अब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि एक्स की जगह आप सारी वैल्यूज नहीं पुट कर सकते। π/2 मत पुट करो, 3π/2 मत पुट करो, मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स मत सीन में लाओ। n can be negative, n can be positive, anything, n can be any integer, it can be any integer, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी इंटीजर हैं कुछ भी पुट कर दो। दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब n इक्वल टू अगर आपने 100 पुट किया तो आप देखोगे ये वैल्यू 201 हो जाएगी, ऑड नंबर आ जाएगी। -100 पुट किया तो -199 आ जाएगी, ऑड नंबर आ जाएगी। एन कुछ भी पुट करो, इंटीजर होना चाहिए। 0 पुट करोगे 1 आ जाएगा, 1 पुट करोगे 3 आ जाएगा, 2 पुट करोगे 5 आ जाएगा, -1 पुट करोगे -1 आ जाएगा। तो ऑड नंबर ही आना है। तो दिस इज यूर डोमेन। अब जरा मेरे को जल्दी से इसकी भी बता दो यार। x² -1, आप बोलोगे सर इसमें आप कभी भी डिफाइन करो, कुछ भी डिफाइन करो ना, x² -1 को ना सर, अरे बेवकूफ हो, इसको 0 या 0 से बड़ा लेना पड़ेगा आपको। कुछ भी कर लो आप, इससे ज्यादा गेम नहीं खेल सकते आप। यस दक्ष, समझ में आ रहा है ना? यही बातें हुई थी ना अभी, अपन ने रूट एक्स की बातें करी थी भाई। अंदर की वैल्यू जो है ना, ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए ना। तो कंडीशन क्या आएगी? ये आनी चाहिए ना। अब बताओ तो इसको सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो? x-1 x+1, अरे भाई इतना सिखाया है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन इक्वेशन इक्वेशंस पे वेव कर्व बनाना, याद है कि भूल गए? -1 +1 पॉजिटिव, ये वेव बनाओगे, आपको चाहिए पॉजिटिव, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? x मस्ट बिलोंग्स बिटवीन -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। दैट इज योर डोमेन। x की अलाउड वैल्यूज। तो मैं जो बोल रहा था कि सब तैयारी हो रही है भैया कैलकुलस पढ़ने की, तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी घुसा दिया, यहाँ पे अलजेब्रा भी घुसा दिया, वेव का भी घुसा दिया, सब कुछ घुसेगा। अब इसीलिए कैलकुलस रिलेटिवली आपको लगने लगता है टफ, बट डोंट वरी अबाउट इट, हमारी अप्रोच डिफरेंट होगी। क्वेश्चन सॉल्विंग अपनी जगह होता है, कॉन्सेप्ट अपनी जगह होता है। कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी पकड़ हो तो भी आप क्वेश्चन जेई मेंस में कर सकते हो। सिर्फ बड़े बड़े टफ टफ क्वेश्चन करके मार्क्स आए जरूरी नहीं होता है। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? डोमेन, कोडोमेन, रेंज, कब कौन सा फंक्शन डिफाइन है, कब डिफाइन नहीं है, क्या कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें याद होना जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्व के चक्कर में वो डेफिनेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन क्लियरिटी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं कितना भी टफ क्वेश्चन बना सकता हूँ इन चीजों से रिलेटेड। बट नेक्स्ट क्लास में डोंट वरी अबाउट इट, व्हाट वी विल बी डूइंग इज मैं आपको पुरानी चीजें बेसिक याद दिलाऊंगा, जो चीजें आपने पहले पढ़ी हुई है, मतलब एक एक करके फंक्शंस कवर करवाऊंगा। जैसे क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा, लीनियर आपने पढ़ लिया है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ लिया, लॉगरिथम आपने पढ़ लिया, एक्सपोनेंट आपने पढ़ लिया। ये फंक्शन मैं खुद कराऊंगा अपनी तरफ से आपको 1 बाय 1, सबके ग्राफ वापस से बनाऊंगा 1 बाय 1, डोंट वरी अबाउट इट।
ठीक है, सबकी रेंज डोमेन के बारे में बातचीत करेंगे वंस अगेन, डोंट वरी अबाउट इट। ये तो जस्ट एग्जांपल लिया है अपन कि मैं एक आपको आइडिया दूं कि आगे हम क्या करने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, इसीलिए। ठीक है, धीरे धीरे ही लेवल बढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे पीएनसी किया है वैसे ही करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। पहला टारगेट एनसीईआरटी एंड देन सो ऑन। चलो बढ़ जाए। थोड़े बहुत क्वेश्चन बेसिक में अभी और आपको करा देता हूँ, या फिर चलो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बातें कर लेते हैं, आज टाइम भी इतना नहीं है। चलो कुछ थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं। और मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, और मैं बोल रहा हूं डोमेन निकालना है आपको, एक्स जो है बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। डोमेन बता दो भाई कितनी होगी। तो आपको डोमेन कितनी है ये बतानी है। एक्स की वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यूज है वो ये है, हो सकता है ये पूरी की पूरी डोमेन ना हो, है ना। आपको डोमेन निकाल के देनी है मुझे कितनी होगी। बिल्कुल। आप बोलोगे सर देखो, आपको चाहिए डोमेन के लिए कंडीशन ये आनी चाहिए आपके पास, साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब साइन एक्स का जब आप ग्राफ देखते हो, ये ग्राफ होता है 0 से लेकर 2 पाई तक, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 0 होता है। यहाँ पे पॉजिटिव आता है जब ये इनपुट डालोगे तो आउटपुट ये आएगा, और जब ये इनपुट डालोगे भाई साहब, कहाँ गया, ये ये इनपुट डालोगे तो आउटपुट आपके पास नेगेटिव आएगा। तो आपके पास चाहिए पॉजिटिव इनपुट, तो देयरफॉर एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए। दिस इज योर डोमेन इन फर्स्ट वन रोटेशन 0 to पाई। तो चलो मैं आज तो आपको छोड़ूंगा यहीं पे, एंड व्हाट आई वांट इज कि आप ये सारी चीजें पढ़ो। अभी जो 20 मिनट बाकी हैं, आप ये सारी चीजें पढ़ो, वापस से सारी चीजें रिवाइज करो। व्हाट आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास इज, मैं आपको क्वाड्रेटिक बता दूंगा, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बता दूंगा, मैं आपको मॉडुलस के बारे में बेसिक चीजें बता दूंगा, मैं आपको लॉगरिथम के बारे में बेसिक चीजें बता दूंगा। और जो मतलब जो पुराना पड़ा हुआ है उन फंक्शंस के बारे में एक बार आपको डोमेन रेंज ग्राफ के बारे में बात कर लेंगे। नहीं ये नहीं दिया, ये डोमेन नहीं दिए, ये तो बोल के रखिए कि आपको फर्स्ट रोटेशन में बतानी है बिटवीन 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई के बीच में डोमेन क्या है ये बतानी है। तो आपने ये आंसर निकाल के दिया, बोलो बेटा। सर वो 0 to 2 पाई यहाँ पे कोड डोमेन है ना। 0 to 2 पाई कोडोमेन नहीं है, कोडोमेन तो नहीं है। आउटपुट का कलेक्शन होता है, यहाँ आउटपुट का थोड़ी है बेटा। जब भी एक से इन्वॉल्वमेंट हो गया आउटपुट थोड़ी हो, राइट ना। जब भी एक से इन्वॉल्व हो गया वो आउटपुट थोड़ी है। यस सर, अंडरस्टूड। सर तो दोनों बार एक्स लिखा है हमने, नहीं तो ऊपर ये तो भी मैंने एक्स है। बोला कि पॉसिबल वैल्यूज हैं, इनमें से कौन सी वैल्यू लेनी है मुझे, या फिर आप ये एक्स को भले यहाँ से अलग हटा दो बस, ठीक है। ठीक अच्छा है, ओके ओके। चलो तो मैं आई विल एंड द लेक्चर हियर, एंड व्हाट आई वांट इज रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। यू शुड बी, मतलब लाइक के नींद में भी किसी ने उठा के पूछा तो यू शुड बी एबल टू टेल मी डोमेन, कोडोमेन, रेंज, कंस्ट्रेन, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर।